नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। भर्ती आज रात या सोमवार सुबह आएगी चयन सूची। 69,000 शिक्षक भर्ती मामला। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची रविवार रात या सोमवार सुबह जारी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिलेवार आवंटन सूची जारी होनी थी, लेकिन बाद में मोबाइल नंबर संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिन बढ़ने से थोड़ी देर हो सकती है। सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि जो कल उत्तर कुंजी विवाद यानी कि आंसर की पर जो सुनवाई होनी है उसका सरकार इंतजार कर रही है, ताकि अगर कोई भी निर्णय कोर्ट के द्वारा हो, अगर 1-2 नंबर बढ़ने का, तो ताकि इस पर कोई प्रभाव काउंसलिंग पे ना पड़ने पाए, उसको उसी में ऐड कर दिया जाए। एनआईसी की टीम आवेदन करने वाले 1,36,621 अभ्यर्थियों को पहले बैकअप लेगी, फिर जिलेवार सूची तैयार की जाएगी। काउंसलिंग में सामाजिक दूरी का रखे ध्यान। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने एवं सैनिटाइजर आदि की इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मोबाइल नंबर संशोधन के लिए अंतिम तिथि बढ़ने से होगी देरी। ऑनलाइन आवेदन का बैकअप लेने और लिस्ट बनाने में लगेगा समय। और इसके साथ ही सरकार कल होने वाली आंसर की विवाद का भी इंतजार कर रही है, ताकि कोई भी विवाद आए तो जिससे कि उसके अपेक्ष ना पड़े। काउंसलिंग में जमा कराए जाएंगे मूल अभिलेख। 3 से 6 जून तक होने वाली काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख जरूरी रूप से जमा करा लिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद शैक्षिक एवं अन्य अभिलेख का सत्यापन और मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण प्रथम वेतन जारी होने से पहले कराया जाएगा। चयन की पूरी जिम्मेदारी जिला चयन समिति की होगी। अभ्यर्थियों के अभिलेख के आधारों पर पात्रता की जांच के लिए जिला चयन समिति करेगी, ताकि निर्धारित तिथियों के बीच नियुक्ति पत्र जारी किया जा सके। तो कल उत्तर कुंजी विवाद तय करेगा जिला आवंटन की दिशा। सरकार नहीं चाहती है कि आज लिस्ट डाल दे और कल कोई डिसीजन फिर से सब कुछ लीभापोती करना पड़े, इसीलिए सरकार इंतजार कर रही है कल उत्तर कुंजी विवाद का। कल का उत्तर कुंजी विवाद ही तय करेगा कि सरकार कितने समय लेती है आवंटन लिस्ट जारी करने में। और 69,000 शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के बाद ही अभ्यर्थी होंगे नियुक्ति के हकदार। और यहाँ पे देखिए बताया भी गया है उत्तर कुंजी विवाद पर 1 जून यानी कल से सरकार अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि टाइम मांग लिया था। लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती मामले में उत्तर कुंजी के विवाद को लेकर दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर अगली सुनवाई 1 जून को निर्धारित की है। यानी कल 1 जून को ही सुनवाई होगी 10 बजे से। अगली सुनवाई से महाधिवक्ता सरकार का पक्ष अदालत के सामने रखेंगे, क्योंकि नाचपन संप्रदाय वाला क्वेश्चन और परिभाषा वाला क्वेश्चन और प्रति व्यक्ति वाला आय वाला क्वेश्चन सरकार के गले की फांस बनी हुई है। पीएनपी इस पर पीछे नहीं हटना चाह रहा है, वो अलग अलग राइटरों की बुक ला रहा है, जबकि खुद साक्ष्य के रूप में अभ्यर्थियों के पास एनसीईआरटी बुक की है, और यहाँ तक कि राज्य सरकार की जो बुकें हैं उसमें भी साक्ष्य मिल रहा है। तो अगली सुनवाई से महाधिवक्ता सरकार का पक्ष अदालत के सामने रखेंगे। यह आदेश जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने ऋषभ मिश्रा व दर्जनों अन्य की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर शनिवार को सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने 8 मई को जारी उत्तर कुंजी में 4 उत्तरों को लेकर आपत्ति की है, यानी कि 4 उत्तर कुंजी जिसपे आपत्ति किया है अभ्यर्थियों ने, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष वाला। तो परिषदीय स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक चयन की प्रक्रिया निर्णायक मुकाम पर है। जिला आवंटन की सूची सोमवार को घोषित करने की तैयारी है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का चयन होगा उन सभी को अनिवार्य रूप से संबंधित जिले में काउंसलिंग करानी होगी। उसमें पाए जाने वाले नियुक्ति के हकदार होंगे। बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 3 से 6 जून तक काउंसलिंग कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि अहन यानी कि जो अयोग्य हैं चयन करने में जिला चयन समिति जिम्मेदार होगी। भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 1,36,621 अभ्यर्थियों ने चयन के लिए आवेदन किया है। तो सरकार उत्तर कुंजी विवाद के मद्देनजर अपना आवंटन थोड़ा रोक दिया है आज के लिए, और कल जारी करेगा उत्तर कुंजी विवाद के बाद, क्योंकि 4 क्वेश्चन पे अभ्यर्थियों को से 3.5 घंटे से ज़्यादा 3.5 घंटों से भी ज़्यादा ओझा सर ने बहस किया था, जिसके बाद और भी कम से कम 200 याचिका पड़ी हुई है। और जज साहब ने भी फटकार लगाया था कि अगर उत्तर कुंजी विवाद हल कर लिया जाता तो 200 से ज़्यादा वकील अभ्यर्थियों को से मुकदमा न कर लड़ने आते। तो ये थी न्यूज, और ये फेसबुक पर भी दौड़ रहा है, देर रात या कल अफरान करें इंतजार, आज संभावना नगर है। जय महाकाल। और पीएनपी द्वारा 26/5/2020 को न्यायालय में लगाए गए विवादित प्रश्नों के काउंटर की समीक्षा। जब परीक्षा में बालक प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता तो गोलमोल जवाब लिख के आता है।
ठीक यही हाल पीएनपी का है। पीएनपी के तथाकथित विषय विशेषज्ञ द्वारा विवादित प्रश्न पर न्यायालय में लगाया गया काउंटर देखिए, जो निहायत बचकाना और भ्रमित और कपटपूर्ण है। तो नाथ पंथ के जवाब के लिए इन्होंने कृष्णचंद्र श्रीवास्तव जी की बुक का सहारा लिया, जो कि एक अच्छी पुस्तक है पर प्रामाणिक पुस्तक नहीं मानी जाती है, जिसके पेज नंबर 812 में नाथ पंथ का संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ जी को माना गया है, जबकि प्रश्न में इन्होंने पूछा था प्रवर्तक। इस पुस्तक में सिर्फ 4 पंक्तियों में नाथ पंथ के बारे में लिखा गया है। इनके पास किताबें भी नहीं है शायद, जिससे ये खोज कर मत्स्येंद्र नाथ जी का सबूत लेके आते हैं। जबकि एनसीईआरटी की पुस्तक में और अन्य बड़े बड़े लेखक जिसे प्रवर्तक तो गोरखनाथ जी हैं, जैसा कि बच्चन सिंह, राजकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल जैसे प्रामाणिक और महान लेखकों की किताबों से स्पष्ट है। स्वयं इन्हीं की कक्षा 6 की पुस्तकों में प्रवर्तक गोरखनाथ जी को कहा गया है, जो कि राज्य सरकार द्वारा स्वयं पढ़ाई जाती है पुस्तकें राज्यों में। उस पुस्तक में दिया गया है, स्टेट की पुस्तक में। भारत में गरीबी का आकलन, इस प्रश्न की भी काउंटर में पूर्णतः अनदेखी की गई, जबकि वर्तमान में प्रचलित कक्षा 11 पेज नंबर 67 और 9 की एनसीईआरटी अर्थशास्त्र की नवीनतम बुक में स्पष्ट रूप से है परिवार का प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय तथा प्रति व्यक्ति व्यय माना गया है। काउंटर में इन्होंने पीके धार की पुस्तक का हवाला दिया, एनसीईआरटी की अनदेखी की है, जबकि एनसीईआरटी ने पीएनपी की बात को काट दिया है। पीएनपी ने इस प्रश्न का गोलमोल जवाब दिया, जो कि बिल्कुल ही आधारहीन है। और तीसरा है परिभाषा वाला। परिभाषा तो पूरी तरह गलत है, साथ ही परिभाषा देने वाले लेखक का नाम भी गलत है। आप ना तो किसी की परिभाषा बदल सकते हैं, ना लेखक का नाम गलत छाप सकते हैं। अभ्यर्थियों ने भी क्या किया है कि जो परिभाषा ग्राहम बेलफोर की पुस्तक एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से ही साक्ष्य दिया था। परिभाषा है जिसमें पीएनपी ने कहा था कि रीजनिंग टाइप हमने पूछा था। और आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न हो तो 3 निकाल देते हैं हिंदी पाठ्यक्रम से, जबकि अम्ल छात्र जो कि सिलेबस से बाहर इन्होंने किया था उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। इन्होंने हिंदी के चौथे प्रश्न जो कि शुद्ध साहित्यिक प्रश्न है बाहर क्यों नहीं किया था। एक और क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का, उसे बाहर नहीं किया है। कुल मिलाकर पीएनपी ने पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। हजारों गरीब अभ्यर्थियों के साथ एक मजाक किया है, लेकिन वो भूल गए हैं कई बार अभ्यर्थी टेट सीटेट यूजीसी तक पास करके बैठे हैं। आपके तथाकथित विषय एक्सपर्ट उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, आप भी अपने विचार यहाँ तर्क के साथ रखिए। और स्टेट की पुस्तक ये है। गोरखनाथ का भारत के धार्मिक इतिहास में बड़ा महत्व है। गुरु गोरखनाथ जी मत्स्यनाथ कृषि से एवं नाथ साहित्य एवं संप्रदाय के आरंभ करता है। गोरखनाथ जी इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया है। ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जी की किताब है, जिसमें बताया गया है स्पष्ट रूप से कि नाथ पंथ के संस्थापक गोरखनाथ जी। और यहाँ भी देखिए नाथ पंथ इसके प्रवर्तक महायोगी गुरु गोरखनाथ जी, यह भी बता दिया गया है किताब में, साक्ष्य है, ये प्रमाणिक बुकें हैं। और इस बुक में देखिए इसमें दोनों ही है, इस पंथ के चलने वाले मत्स्येंद्रनाथ मच्छरनाथ तथा गोरखनाथ जी माने जाते हैं। दोनों ही इसमें बताया गया है। और बेलफोर ग्राहम ने ये परिभाषा दिया है, शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित प्राप्त करने के योग्य बनाना, जिससे वे उपलब्ध आर्थिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त कर सकें। यहाँ पे देखिए आर्थिक है, लेकिन ये परिभाषा ही पीएनपी ने गलत दिया है। उसके बाद इनकी परिभाषा बता रहे, जबकि ये परिभाषा ये इनकी है, ना कि पीएनपी ने जो दिया वो है। यहाँ देखिए बेलफोर ग्राहम जी की परिभाषा यहाँ भी ये बताया गया, जो कि पीएनपी ने नहीं लिखा था, जो पेपर बनाया था। तहसील से बनने वाला आय प्रमाण पत्र दर्शाता है कि गरीबी का आकलन आय के आधार पर किया जाता है, न कि उपभोग के आधार पर। यहाँ भी देखिए प्रति वर्ष की वार्षिक आय की पीसेस क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें भी प्रति व्यक्ति ही माना गया है। व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर पे नीचे गिर जाए, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक में बना गया है। आय का देखिए एकदम स्पष्ट यहाँ बताया गया है। और पीएनपी का उत्तर परिवार का उपभोग व्यय है, साक्ष्य द्वारा उत्तर परिवार का उपभोग व्यय तथा प्रति व्यक्ति दोनों ही हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो, जिसमें हर पद के 2 दावेदार भी नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में दुगुनों से अधिक हुए थे सफल। चयन के लिए 9,439 अभ्यर्थियों ने किया था ऑनलाइन आवेदन, यानी कि जितने पास हुए थे उसमें से 9,439 अभ्यर्थियों ने नहीं किया ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन करने की जाँच शुरू हुई है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी आपको और स्वास्थ्य खराब होने पर देना होगा सबूत यहाँ पे। तो हर पद पे 2 ही दावेदार नहीं बता रहा है, दुगने से अधिक हुए थे सफल। तो ये था आज का आवेदन पत्रों की जाँच सूची जल्दी आएगी।
वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।